नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत हमारे फ्री यूट्यूब चैनल सफलता शोर की तरफ से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इतिहास की महत्ता और इसका वैज्ञानिक तरीका आपको बताना चाहता हूं और बार बार ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं बार बार इशारा करता हूं कि आप अपनी एनसीईआरटी बुकें लगातार पढ़ते रहें। इसके बाद हम अगला सेशन जब चालू करेंगे तो एनसीईआरटी बुक के ऊपर करेंगे, क्योंकि उसमें इतनी माइनर बातें हैं शायद आप उस ढंग से नहीं पढ़ी हो। हम आपको बताएंगे किस तरीके से एनसीईआरटी की बुकें पढ़ी जाती हैं। आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा, प्राच्यवाद के बाद भारतविद भारतविद दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिएंटलिज्म बोलते हैं और इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आपको ये दो शब्द वर्तनी भी पता चल गई होगी कि इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है। तो आप एक बार इसे नोट कर सकते हैं दोबारा, जिनने नोट नहीं किया है। तो मैं आपको बता रहा था, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रवादी लेखन। दोस्तों, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार बोलता हूं कि बार बार अगर आपको इस वीडियो में से नहीं समझ में आए कि राष्ट्रवादी लेखन क्या चीज़ है, तो आप मेरा पिछला वीडियो प्राच्यवाद पढ़ सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आपको राष्ट्रवादी लेखन के बारे में बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपकी अवधारणाओं को विकसित करना, नई विचारधारा देना। जो जो विचारधाराएं इतिहास में पैदा हुई हैं और जिनकी वजह से समाज बदला है, क्योंकि कहते हैं कि विचारधारा जब आती है तो परिवर्तन संभव हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं भी वही काम कर रहा हूँ, विचारधारा देने का। आज तक स्कूल की एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से पढ़ाया गया है, रटाया गया है, हम उससे काफ़ी दूर आ चुके हैं। अब वक्त है स्मार्ट स्टडी का। तो स्मार्ट स्टडी तभी कही जा सकती है जब हम उसको वैज्ञानिक तरीके से पढ़ें। तो इतिहास भी एक बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, राष्ट्रवादी लेखन। तो राष्ट्रवादी लेखन के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको दो तीन ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, राष्ट्रवादी लेखन पर भी इनका प्रभाव है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ लिखा है मैंने, रामकिशन परमहंस। इनका एक फेमस डायलॉग है, फेमस वक्तव्य है, हिंदू धर्म ने सभी धर्मों को अपने में समाविष्ट कर लिया है। तो आप समझे इसका मतलब, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक बार फिर हट जाता हूं, क्योंकि ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। जब हम लिखते हैं तो वहाँ ये चीज़ें काम आती हैं। हिंदू धर्म ने सभी धर्मों को अपने में समाविष्ट कर लिया है। तो दोस्तों, ये हैं रामकिशन परमहंस। बेसिकली बंगाल से थे और पुरोहित थे काली मंदिर में। तो इनकी मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा और कोरिलेट करने की कोशिश करूँगा कैसे इन्होंने राष्ट्रवाद के लिए परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप ये जानेंगे कि कैसे योगदान दिया। एक संत, एक महात्मा जो केवल अपने जैसे एक समाधि ले लेते हैं या किसी तरीके से ले लेते हैं, उनका क्या योगदान हो सकता है। तो आप मेरी बात समझें। तो मैं रामकिशन परमहंस के बारे में दो चार पॉइंट बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा मेरे साथ साथ। अगर नहीं याद होता है तो दो चार बार वीडियो देख लें। तो रामकिशन परमहंस एक आपके पुरोहित थे काली मंदिर में। वो हर चीज का ज्ञान उनको था, चाहे हमारे वेद हों, चाहे और कोई उपनिषद हों या कोई स्मृतियां हो, उनको सब ज्ञान था। पर वो ज्यादातर व्यवहार की तरफ आकर्षित होते थे, व्यवहारिक ज्ञान की तरफ बढ़ते थे। वो ये कहते थे कि ज्ञान व्यवहार से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो उसी व्यवहारिकता के क्रम में उन्होंने सबसे पहले बताते हैं ऐसा कि उन्होंने धर्म के ऊपर अपना व्यवहार और व्यवहारिकता निश्चित करने की कोशिश करी और बताने की कोशिश करी कि मैं इस धर्म के बारे में जानकर रहूंगा। और उन्होंने इसी क्रम में सबसे पहले मुसलमान मॉडर्न धर्म अपनाया और सारी उनकी वेशभूषा, तौर तरीके, पांचों टाइम का नमाज पढ़ना, हर चीज़ें उन्होंने वो करी जो एक मुस्लिम संप्रदाय में करते हैं। उन्होंने पाया कि ऐसा धर्म में कुछ भी नहीं है, इनके रास्ते अलग हैं पर जाने के रास्ते ईश्वर तक ही हैं। फिर दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, सेम वही प्रोसीजर उसके साथ अपनाया और उन्होंने बताया कि इसका रास्ता भी वहीं जाता है जहां हमारा हिंदू धर्म का जाता है। फिर
इन्होंने ऐसे ही करके जातिवाद की तरफ बढ़े। इनको बड़ा बुरा लगता था कि कोई निम्न जाति है, कोई उच्च जाति है, तो उन्होंने उसका भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। इन्होंने उन मोहल्लों में, उन गाँवों में गए जहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते थे। इन्होंने उनसे आज्ञा मांगी कि आप मुझे अपने यहाँ थोड़ा बहुत काम करने का अवसर दें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोग डर गए। उन्होंने कहा ये तो पंडित आदमी हैं और पुरोहित वर्ग से है, अगर हमने इनको काम करने दिया तो वही पुराना अंधविश्वास कि हमें पाप चढ़ जाएगा, हमको नरक में जाएंगे, इस तरीके की उनकी बातें थी। पर दोस्तों ये फिर भी नहीं माने। इन्होंने, जब वो लोग सो जाते थे तो उनकी झोपड़ियों के बाहर जाके, इनके इतने लंबे बाल थे कि अपने लंबे बालों से वो क्या करते थे, झाड़ू मार के आ जाते थे। ऐसा करते करते उन्होंने ये पाया कि जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ये लोग रहते हैं, हम में और इनकी जातियों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ भी इन्होंने अपने व्यवहार को सिद्ध कर दिखाया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने उसी समाज में ऐसा देखा कि महिला और पुरुष में भेद बहुत ज़्यादा है, महिलाओं के अधिकारों में कमी है, उनको घूंघट ओढ़ने में मजबूर किया जाता है। सती प्रथाएं जैसी कई प्रथाएं और अजीबोगरीब प्रकार की प्रथाएं थी। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं भी ये जानने की कोशिश करूं कि महिला और पुरुष में क्या अंतर है जो इतना बड़ा विभेद महिलाओं के साथ किया जाता है। तो उन्होंने महिला का रूप धारण किया, वैसे ही व्यवहार किया, महिलाओं के साथ रहे, उनकी मंडलियों में रहे, गाना बजाना, जिस तरीके से महिला चौका चूल्हा करना, ये सारी चीजें उन्होंने करी। तो दोस्तों उन्होंने व्यवहार में पाया कि महिला और पुरुष में भी कोई अंतर नहीं है। तो उनका जो ज्ञान था वो व्यवहारिक ज्ञान था, पर इसी ज्ञान की तर्ज पर उन्होंने जाति, धर्म, इन सबको क्या बताया, गलत बताया। तो ये कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन को कहीं ना कहीं से सहायता पहुंचा रहा था। लोग जागरूक हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश का यही कहना था कि इनको जाति में बांटो, धर्म में बांटो, तब तक हम इन पर राज कर पाएंगे। तो दोस्तों उनके वर्चस्व को तोड़ने का इनका एक इनडायरेक्ट तरीका था। लोग समझे कि हम, जो ये हमको बताया जा रहा है कि हम निम्न जाति हैं, उच्च जाति हैं, या किसी भी तरीके से महिला पुरुष का भेद है, या धर्म के नाम पे हमको लड़वाया जा रहा है, तो उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। तो ये थे रामकृष्ण परमहंस, और ये काफ़ी पूजनीय हैं। आप इसको यूट्यूब में या गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इनकी और अधिक कहानियाँ भी सुन सकते हैं। अब मैं आता हूँ इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम आप सबने सुना होगा और आप उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मैं स्वामी विवेकानंद ने किस तरीके से राष्ट्रवाद में अपनी भूमिका निभाई, उसके बारे में दो शब्द में आप उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूं। आप एक बार, अगर जिसने नहीं करा है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो एक बार फिर से देख लें। तो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने मेरे गुरु के नाम से एक भाषण न्यूयॉर्क अमेरिका में दिया। आप सब लोगों को पता है कि न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है। तो मैं अपने गुरु को, इन्होंने जो इनकी ख्याति है पूरे विश्व में फैला दी। और इनका कहना था कि मेरे गुरु व्यवहारिक ज्ञान पर ध्यान देते थे, उनसे मैंने ये सीखा है, और मैं भी ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं व्यवहार में ज़्यादा लाऊं। मैं कर्मकांड को नहीं मानता, या जो पुस्तकें पहले की छपी हुई हैं मैं उनको नहीं मानता। अगर वो व्यवहार में नहीं है तो इसका मतलब वो बेकार है। तो अब दोस्तों मैं एक चीज़ और बताता हूँ इनके बारे में। आपने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में सुना होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बुक छापी थी, एजुकेशन। ये दोस्तों छपी थी 1860 ईस्वी में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सन में बोल रहा हूँ, भले से ही सन की तरफ आप ध्यान ना दें, केवल ये जाने हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो इनकी एक बुक थी एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद उससे काफ़ी प्रभावित थे, इतना प्रभावित थे कि वो ये जानते थे कि इस बुक में कुछ ना कुछ ऐसा है जो सीखने लायक है। मैंने आपसे कहा, उससे भी उन्होंने व्यवहारिक, जो भी उसमें साहित्य में छपा हुआ था उसको भी व्यवहार में लाने की कोशिश करी, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो उन्होंने इसका अनुवाद क्या किया, बंगाली में किया, ताकि सारे बंगाल के लोग, जो भी जिस एरिया के वो थे, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल की तरफ ज़्यादा जनसंख्या कैसी थी, बंगाली थी, पढ़ना लिखना बंगाली, भाषा बंगाली। तो उन्होंने इसका बंगाली में अनुवाद किया। अब मैं आगे ले चलता हूँ। इनका एक अमेरिका स्थित व्याख्यान है, वो जब बहुत बड़ा फेमस व्याख्यान है अमेरिका में, एक जगह शिकागो। तो ये शिकागो की यात्रा पे थे, और
वहाँ पर इनको भाषण देने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने भाषण इस तरीके से शुरू किया, मैं आपको बोल के बताता हूँ। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, देखो कितना अच्छा शिष्टाचार है। ऐसा कभी भी ना यूरोपियन कंट्रीज़ में, ना अमेरिकन कंट्रीज़ में, ना अदर एशियन कंट्रीज़ में किसी ने भी इस तरीके से संबोधन नहीं सुना था। वो सब अचंभित हो गए थे कि ये जो भी गुरु आए हैं या धर्मात्मा आए हैं, ये किस जगह से आए हैं। तो जब लोगों को पता चला कि ये भारत से आए हैं, तो हमारे भारत की दोस्तों ख्याति बढ़ गई। इन्होंने ये ख्याति पूरे यूरोप, एशिया, अमेरिका तक बढ़ाई। तो आप जान सकते हो कि राष्ट्रवादी लेखन के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने हिंदू धर्म का वर्चस्व स्थापित किया और ये बताया कि हमारे धर्म में शिष्टाचार अहम है। तो दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा इसके बारे में मैं। इन्होंने आधुनिक वेदांत, आप आधुनिक वेदांत जानते हैं, आधुनिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद भी हैं। और आप ये जाने, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आप आधुनिक वेदांत जाने। और इसकी मैं आपको इसकी विशेषता बता देता हूँ। ये मूर्ति पूजा का खंडन करता है, यज्ञ कर्मकांड का खंडन करता है। ये स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और इसमें क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि वो व्यवहारिक ज़्यादा थे, तो उन्होंने व्यवहार के दम पर ये सब साबित किया है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो आधुनिक वेदांत उनके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने मूर्ति पूजा, यज्ञ, आपकी वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड, इस के खिलाफ थे। तो आधुनिक वेदांत इस पर फोकस करता है। एक आपने सुना होगा लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले की आपने पद्धति देखी होगी, शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए हैं। वो हमेशा चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। पर स्वामी विवेकानंद का विचार क्या था, मैं आपको विचार बताता हूँ। उनका विचार था, अगर ये शिक्षा हमें नैतिकता नहीं देती है तो ये किसी काम की नहीं है। अगर ये व्यवहार में हमारे काम के नहीं आती है तो ये किसी काम की नहीं है। तो सबसे बड़े आलोचक स्वामी विवेकानंद थे लॉर्ड मेकाले की शिक्षा के। इन्होंने एक इसके बारे में एक कथन कहा था कि केवल लॉर्ड मेकाले की शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है, इसका केवल काम है बाबुओं को पैदा करना, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं है इसका। इसके अलावा मैं आपको एनी बेसेंट के बारे में बताना चाहता हूँ और आप एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो एनी बेसेंट के ऊपर है। एनी बेसेंट एक यूरोपियन थी, फिर भी वो हिंदू धर्म से काफ़ी जुड़ी हुई थी। वो ये सोचती थी और उन्होंने महसूस किया, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि मैं पिछले जन्म में हिंदू थी। इस तरीके का उनका वक्तव्य था, क्योंकि वो हिंदू धर्म से प्रभावित थी। अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि कैसे, जो मैंने बताया कि 20वीं सदी के इतिहासकार लाजमी तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। कहने का मतलब है इनकी लेखन कला में कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचार पनप रहा था। और इनकी लेखन शैली से हमें पता चलता है कि ये राष्ट्रवादी लेखन है। तो एनी बेसेंट के बारे में बताता हूँ। आपको पता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़ी हुई थी, उसकी अध्यक्षा भी इन्होंने करी है। और दूसरा, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। तो थियोसॉफिकल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। थियोसॉफिकल का मतलब होता है ग्रीक भाषा में थियोस तथा सोफिया। थियोस का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। दोस्तों, ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और थियोस का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। और जो सोफिस्ट है, सोफिया का मतलब होता है, इसमें नेस्टिज्म ईसाई और सूफीज्म मुसलमान का समावेश है। कहने का मतलब यह है कि जो ये मैंने लिखा हुआ थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से मतलब था कि जो हमारे अवरचीन प्राचीन ग्रंथ जो परमेश्वर की बात करते हैं, चाहे मुसलमान हो धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, इन सब का समावेश, इनके बारे में जानना, वो कहलाता है थियोसॉफिकल। आप आज तक इतिहास की बुकों में पढ़ते आए होंगे कि हाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जुड़ी हुई। आज आपको मैंने बता दिया इसके बारे में कि ग्रीक भाषा में थियोस और सोफिया का मतलब क्या होता है। कुल मिला के प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, वो अगर ईश्वर की बात करते हैं तो वो सब थियोसॉफिस्ट कहलाते हैं। यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी इनके बारे में बात करती है। अगला मैंने लिखा है
कि इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। आप इतिहास जब आधुनिक भारत मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि होम रूल लीग क्या था। आपको थोड़ा सी जानकारी देता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक और इनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, तो इन्होंने अपनी अपनी होम रूल लीग अलग कर ली थी। ठीक है, तो ये आधुनिक भारत का चैप्टर है, ये तब पढ़ेंगे, पर आप महसूस कर रहे होंगे कि कैसे कोरिलेट किया जाता है। पढ़ तो हम इतिहास लेखन रहे हैं कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पढ़ रहा है, पर हमको कैसे पता चल रहा है कि हम कैसे महसूस करें कि इतिहास लेखन में, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, मेरा ये दावा जरूर है कि जब आप अब एनसीईआरटी खोलेंगे तो शायद आपका पढ़ने का नजरिया बदल चुका होगा। तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ इनके बारे में, एक फैक्ट्स है, उस फैक्ट्स को ध्यान रखना। एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। इंडिया ए नेशन, इन्होंने एक पत्रिका छापी थी, इंडिया ए नेशन, जो ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली थी। आपको मैं कारण बता देता हूँ। उस पत्रिका में उसने स्वायत्त शासन की बात कही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वायत्त शासन क्या चीज है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। स्वायत्त शासन मतलब होता है होम रूल। समझे आप? जैसे कोई घर में 4 सदस्य हैं, माँ बाप हैं, तो जो पिताजी हैं वो सबसे बड़े हैं, तो उनकी चलती है। तो कहने का मतलब है, इस किताब से एक नई विचारधारा पैदा हुई, स्वायत्त शासन। मैंने आपको पहले बताया कि विचारधारा परिवर्तन जरूर लाती है, वो भी एक ब्रिटिश, एक यूरोपियन लेडीज भारत के संदर्भ में बोल रही है कि स्वायत्त शासन, और उनके ऊपर बुक लिख रही है। तो आप इसका क्रांतिकारी विचार देख सकते हो कि वो भी चाहती थी कि भारत आजाद हो और स्वायत्त शासन वो खुद चलाए। तो आप ये जान रहे होंगे कि राष्ट्रवादी लेखन में किस तरीके के विचार उन लेखकों के पास आए और उन्होंने अपना इतिहास लेखन उस तरीके से लिखा। तो मेरा एक मकसद था आपको कि राष्ट्रवादी लेखन किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या विचार उसमें आते हैं। ऐसे ही आप इंटरनेट पे 2-4 विचार ढूंढें और जानने की कोशिश करें। इसके बाद मैं आपको टॉपिक राष्ट्रवादी लेखन लिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, हमारे फ्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।